हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम क्लास 11 के केमिस्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में रासायनिक संयोग के नियम को डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं उसका डिस्कशन तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में किया था। आज उसी को हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अंत तक हमारे इस वीडियो लेक्चर पर बने रहिएगा और आप रासायनिक संयोग के नियम को आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, जो भी विद्यार्थी हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या जिन्होंने हमारा वीडियो पहली बार देखा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। तो देखो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रासायनिक संयोग के नियम को। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बेसिकली 5 लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जो होते हैं, एक एक करके इसको हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है ना, तो मैं पहले क्या करूँगा, सभी नियम को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे विथ एग्जांपल, और उसके बाद मैं न्यूमेरिकल या अंकित प्रश्न यहाँ आपको कराने वाला हूँ। ठीक है ना, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। देखो रासायनिक संयोग के नियम क्या है, ये क्या काम आते हैं, इसको हम लोग थोड़ा पहले समझते हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए, या ये कह सकते हैं जो भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उन्हें संपन्न होने के लिए जो जो नियम लगते हैं या जो नियम का फॉलो किया जाता है, लागू किया जाता है या पालन किया जाता है, उसे ही रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करें तो सभी को समझ आ गया क्या? एक बार और आप सभी को यहाँ पे मैं बता दूँ, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है उसे रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। ठीक है, ये रासायनिक संयोग के बेसिकली 5 नियम होते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं 5 नियम कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो होता है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी ये नियम है। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो है स्थिर अनुपात का नियम है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये भी बहुत ही सिंपल और इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ये भी इम्पोर्टेंट नियम है, लॉ है। नेक्स्ट है व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और लास्ट जो है गेल-उशाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। तो इतने नियम है, इनका डिस्कशन हमको करना है 1 बाय 1 विथ एग्जाम्पल। मैं यहाँ आपको समझाऊंगा इसका स्टेटमेंट क्या है से लेके इसके एग्जाम्पल तक हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, कहाँ से आया, किन्होंने दिया, और इसका स्टेटमेंट या कथन क्या है, इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, पहले से ही आप लोगों को पता है कि जो द्रव्य है, द्रव्यमान जो है या द्रव्य जो है, उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम में यही है कि आप मास को ना तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इस नियम का प्रतिपादन 1774 में लेवोसियर नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया से पूर्व तथा क्रिया के बाद द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता। इस नियम की विशेष बात तो यही है कि अगर आप देखोगे तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जैसे संपन्न हुआ, मान लो A प्लस बी मिलके क्या बना लिए, C प्लस डी उत्पाद बना लिए। ठीक है, अब A प्लस बी क्या है, A प्लस बी जो है अभिकारक है, ये बात तो सभी जानते हो, ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। C प्लस डी क्या है, उत्पाद है। तो ये अभिकारक का जितना भी द्रव्यमान रहेगा, मान लो ये 10 ग्राम है ना, दोनों मिला के, तो उत्पाद भी कितना रहेगा, 10 ग्राम ही रहेगा। ये कहता है ये नियम, इतना सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया से पूर्व तथा क्रिया के बाद जो है द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता। जितना द्रव्यमान पहले था उतना ही द्रव्यमान बाद में भी रहता है। क्लियर हो गया? अब इसकी स्टेटमेंट या कथन की बात करें तो द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। ये तो आप सभी जानते हो। ठीक है ना, तो यही नियम है इसका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आप इसके दूसरे कथन की बात करो तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि एक रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों का द्रव्यमान तथा उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होता है।
ठीक है बेटा, समझ आया सभी को कि एक रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। सिंपल, क्लियर हुआ ना। चलो, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बहुत सिंपल था, बहुत आसान भी था, है ना। इसको कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे। देखो, इसका कुछ अपवाद भी है। जैसे ये आइंस्टीन समीकरण इज इक्वल टू mc² जो है लागू होता है कहाँ पर, तो ये नाभिकीय अभिक्रिया में होता है। नाभिकीय अभिक्रिया यूरेनियम जैसे पदार्थ हैं, यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, है ना, ऐसे पदार्थ हैं जो रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं, उसमें इस नियम का पालन नहीं होता। ठीक है, उसमें इज इक्वल टू mc², ये जो आइंस्टीन का समीकरण है ये लागू होता है। ठीक है बेटा, समझ आया सभी लोगों को, है ना। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। और कुछ उदाहरण जो है हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला उदाहरण देखो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। H2 प्लस Cl2 मिलके क्या बना लिए, 2HCl बना लिए। जो हमारे लेफ्ट तरफ है, यहाँ दिख रहा है H2 प्लस Cl2 क्या है, वो अभिकारक है, और जो राइट में है वो क्या है, उत्पाद है। क्लियर हो गया। तो अभिकारक का अगर हम लोग द्रव्यमान गणना करें तो द्रव्यमान, आपको परमाणु क्रमांक पता है, परमाणु भार भी पता है क्या, ठीक है, क्लास 10 में पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान अगर नहीं पता तो टेबल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जुड़े रहना हमारे लेक्चर के साथ। ठीक है, कि कैसे आप टेबल याद रखोगे, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी कैसे याद रखोगे, कैसे वहाँ परमाणु क्रमांक याद रहेंगे आपको। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए देखो, आपको थोड़ा समझना है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसका परमाणु भार भी 1 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, और इसका परमाणु भार होता है 35.5। ठीक है, तो हम लोग अगर भार की बात कर रहे हैं तो देखो, क्योंकि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, तो 2 हाइड्रोजन का 1 गुणा 2 कितना हो गया, 2 हो गया भाई, समझ आ गया। इसी प्रकार क्लोरीन का देखें तो एक क्लोरीन का 35.5, तो 2 क्लोरीन का कितना हो गया, 71 हो गया, गुणा कर दिए, 35.5 गुणा 2, 71 हो गया। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दिए तो ये बन के तैयार हुआ कितना, 73। ठीक है, इस प्रकार अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो हुआ कितना, 73। उत्पाद के द्रव्यमान की बात करें तो देखो, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, एक तो क्लोरीन दिख रहा है यहाँ पे, है ना, तो 35.5, लेकिन बाहर में किसका गुणा है, 2 का गुणा, तो 2 का गुणा कर दिए, 2 का गुणा किए तो ये हो गया 36.5, और 36.5 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा कितना, 73। आप क्या देखोगे कि अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान जो है बराबर है, भार जो है क्या है, बराबर है। इस तरह से इस नियम का यहाँ पे पालन हो रहा है। ये बात समझ आ गया सभी को। ठीक है, इसी प्रकार और देखें हम लोग, तो और भी उदाहरण यहाँ पे रखे हुए हैं। देखो, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। अभिकारक है 2Mg प्लस O2, है ना, और उत्पाद क्या है, 2MgO। यहाँ पे भी आप देखो, Mg मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 24, लेकिन 2 मैग्नीशियम है इसलिए 24 गुणा 2 कर दिए, 48 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, O2 है ना, 2 ऑक्सीजन है, इसलिए क्या हो गया, 16 दूनी 32 हो गया। दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, अब राइट साइड में देखो, जिधर उत्पाद है 2MgO बनता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो 2 का गुणा करेंगे, Mg का परमाणु क्रमांक कितना, 24, और O का 16, तो 24 धन 16 कितना हो गया, 40, 40 गुणा 2 करेंगे कितना हो गया, 80। तो आप क्या देख पा रहे हो कि अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर। क्लियर हुआ, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखें, एक और उदाहरण यहाँ पे है, इसको आप लोग अपने से सॉल्व करना है। यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये मैं सॉल्व करके भी दिया हूँ, है ना, लेकिन अपने हिसाब से आप सॉल्व करोगे इसको। समझ गए हो कैसे निकालते हैं ना। तो 3 उदाहरण मैंने आपके सामने रखा, और तीनों उदाहरण से हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अच्छे से समझा। क्लियर हो गया, सिंपल था, है ना। चलो नेक्स्ट देखें। अगला जो नियम है, अगला इंपॉर्टेंट जो नियम है वो है स्थिर या निश्चित अनुपात या संगठन का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसा नाम वैसा काम भैया। देखो फिर से, स्थिर या निश्चित अनुपात है, मतलब अनुपात क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है, निश्चित रहने वाला है, स्थिर रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अनुपात चेंज नहीं होगा, वेरी नहीं करेगा, कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस नियम का प्रतिपादन वैज्ञानिक प्राउस्ट ने 1799 में किया था। ठीक है, अब इस नियम के अनुसार क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिकों में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर या निश्चित रहता है, या कांस्टेंट रहता है कह सकते हैं। ठीक है ना, तो किसी रासायनिक यौगिकों में तत्वों के जो द्रव्यमानों का अनुपात है, किसी रासायनिक यौगिकों में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव
निश्चित या स्थिर रहता है। इसके दूसरा स्टेटमेंट की बात करें, देखो अगर आपको एक स्टेटमेंट याद नहीं होता, एक कथन याद नहीं होता, तो आप दूसरे को भी ले सकते हो, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है, किसी रासायनिक यौगिकों के सभी शुद्ध नमूनों में समान तत्व इनके द्रव्यमान के समान अनुपात में संयोजित रहते हैं, ठीक है। मतलब अनुपात जो है वो समान रहता है, फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। यही क्या है, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम है बेटा, ठीक है। समझ आया सभी लोगों को। अब इसको कुछ उदाहरण से देखें। अनुपात निश्चित ही रहेगा, याद रखना। कोई भी रासायनिक यौगिक ले लो आप, उसमें हम देखोगे तो तत्व, क्योंकि तत्वों से मिलकर ही तो यौगिक बने ना, तो तत्वों का जो अनुपात रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहने वाला है। ये बात क्लियर हुआ क्या? चलो, यहाँ तक समझ आ गया सभी बच्चों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण देखें। अगर इसमें हम लोग तो NaCl जो क्या होता है, नमक होता है, सोडियम क्लोराइड है ना। सोडियम क्लोराइड नमक जो है, अगर उसको प्रयोगशाला में बनाओ या प्रकृति से प्राप्त करो, यहाँ Na और Cl का अनुपात जो है बाहर में Na और Cl का अनुपात सदैव क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा, तो Na और Cl का अनुपात 23 और 35.5 ही रहेगा। आप चाहे उसे कहीं से भी लेके आओ, चाहे लैब में बनाओ, चाहे प्राकृतिक रूप से आप उसे लाओ, ठीक है। ये बात समझ आ गया। इसे ही स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, है ना। इसके अनुसार क्या हुआ, समझ आ रहा है ना सभी लोगों को, ठीक। चलो अब देखो, एक और उदाहरण लिया, जैसे मैंने CO2 के विभिन्न नमूनों में, आप अलग अलग नमूना ले लो, जैसे CO2 ले लिया, ठीक है, या 2CO2 ले लिया, या 3CO2 ले लिया, कुछ भी आप ले लो। मैं यहाँ CO2 बस लेके समझा रहा हूँ, आप कुछ भी ले लेना बेटा, ठीक है ना। आप देखोगे कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो भार है ना, उसका अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा, निश्चित रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। कार्बन और ऑक्सीजन का भार जो है वो हमेशा फिक्स रहने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ CO2 में देखो, CO2 दिया है, CO2 में कार्बन का जो भार है या द्रव्यमान है कितना है, तो कार्बन का द्रव्यमान होता है कितना, 12, और ऑक्सीजन कितना होता है, 16, लेकिन 2 ठो ऑक्सीजन है, O2 है ना, तो कितना हो गया, 32। तो 12 अनुपात क्या हो गया, 32। इसको आप कटा सकते हो, तो ये कट गया 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, ठीक है। समझ आ गया। इसलिए क्या हुआ, 3:8 आया। इसी प्रकार आप H2O ले सकते हो, जल है ना। जल में भी आप देखोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा, 2:16, या ये कह सकते हो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 1:8। तो जल में और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, चाहे आप जल के कितने भी अणु ले लो, है ना, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात रहेगा वो हमेशा सदैव 1:8 रहने वाला है। क्लियर हुआ क्या बेटा सभी लोगों को? तो 2 नियम बहुत ही इजी थे, बहुत ज़्यादा इजी 2 नियम हम लोगों ने अच्छे से समझा विथ एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने वो दोनों नियम डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। बाकी दोनों नियम तो एकदम ईजी थे, लेकिन ये भी बहुत ईजी है। इसके जो वर्ड है ना, उसको ध्यान से आपको समझना है। इसके शब्द जो यहाँ पे दिए हैं कथन में, है ना, उसे ध्यान से समझना, ठीक। गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है, उस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन द्वारा 1804 में किया गया। कब किया गया बेटा? 1804 में जॉन डाल्टन के द्वारा इस नियम का प्रतिपादन किया गया, ठीक है। अब ये नियम क्या होता है इसको देखें, तो जब 2 तत्व परस्पर क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, ध्यान से समझना, 2 ठो तत्व हैं, 2 ठो तत्व परस्पर क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के भिन्न भाग दूसरे तत्व के निश्चित भार से क्रिया करते हैं, ठीक है। वे परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। सदैव वो कैसे होंगे? एक सरल अनुपात में होते हैं। एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका। एग्जाम में कभी आता है ना गुणित अनुपात का नियम, आपको यही लिख के आ जाना है बेटा, बिल्कुल कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है ना। समझ आ गया क्या लिखना है? एक बार और आपको मैं डिक्टेट करता हूँ, ध्यान से सुनना। जब 2 तत्व परस्पर क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के भिन्न भाग दूसरे तत्व के निश्चित भार से क्रिया करते हैं। वे परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेके देखते हैं A और B, ठीक है। मान लो A और B 2 ठो तत्व है, वो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, 1 या 1 से अधिक यौगिक बनाते हैं कह सकते हैं, है ना। 2 ठो तत्व कौन है? A और B, ठीक है।
अब ये दो एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं या बनाने के लिए आपस में संयोजित होते हैं, तब ए के कई द्रव्यमान जो है, ए के अलग अलग द्रव्यमान, कोई निश्चित फिक्स नहीं है ना, और बी का कोई निश्चित द्रव्यमान है, ठीक है, उसमें संयोजित होता है हमेशा एक सरल अनुपात में। सरल अनुपात कहने का क्या मतलब है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, है ना, इस अनुपात में वो क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे अभी, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो स्टेटमेंट समझ आ गया सभी लोगों को, कथन समझ आया क्या बेटा, ठीक है। चलो उदाहरण के साथ देखेंगे, अच्छे से इस कथन को आप नोट डाउन कर लेना और याद भी कर लेना, क्लियर है ना। चलो उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया कार्बन और ऑक्सीजन, क्या लिया बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन। सभी जानते हो कार्बन और ऑक्सीजन को, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, दो यौगिक बना लिए। एक तो बना लिया क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बना लिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। अब देखो, अगर CO और CO2 बनाए हैं तो CO में हम लोग अगर अनुपात देखें बाहर कार्बन और ऑक्सीजन का, तो कितना हो जाएगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक 12, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, भार जो होता है 12 होता है, ठीक है। उसी प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, लेकिन भार कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा कितना, 12:16। कितना हो जाएगा बेटा, 12:16, ठीक है भाई। अगर हम लोग CO2 में देखें, CO का तो समझ आ गया, CO2 का देखते हैं। CO2 का देखें तो यहाँ पे भी 12 होगा, कार्बन का 12, क्योंकि एक ही तो कार्बन है। लेकिन ऑक्सीजन, मैंने कहा ऑक्सीजन आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 32, ठीक है। तो आप देखोगे एक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व मिले और एक से अधिक यौगिक बना लिए, ठीक है। यहाँ पे दो तत्व कौन से हैं, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, लेकिन यौगिक कौन कौन से बना रहे हैं, CO बना रहे हैं और CO2 बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप देखोगे कि कार्बन जो है फिक्स है, कार्बन का द्रव्यमान कितना है, फिक्स है 12 लेकिन आप देखोगे ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो ये ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है हमेशा एक गुणित अनुपात में है। देखो ये 16 है तो ये कितना है, 16 गुणा 2 32 है। समझ आ रहा है, गुणित अनुपात का नियम समझ आ रहा है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। समझ आया। एक और उदाहरण लेके आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे आपने दो तत्व लिया, कौन कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो दो तत्व अगर आपने लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या क्या बना, एक बना H2O और दूसरा बना H2O2। इसका नाम क्या है, जल है, ये है क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। दोनों में अनुपात की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात यहाँ कितना होगा, तो क्योंकि दो ठो हाइड्रोजन इसलिए 2 इसका द्रव्यमान हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 1 ठो, मतलब यहाँ 16, तो 2:16 हो गया इसका। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे भी 2 अनुपात कितना हो जाएगा, H2O2 है, सॉरी ये H2O2, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये तो फिक्स है, 2 ये दोनों फिक्स है ना। ऑक्सीजन में बस अनुपात निकालोगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा कितना, 32। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये भी गुणित अनुपात में है, 16 दूनी 32, ठीक है। इसी तरह से आपको ये समझना है ना। यहाँ पे मैं कुछ यौगिक दिया हूँ देखो, और यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक बना हुआ है ना। यहाँ पे देखो ध्यान से, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5 है ना। यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का देखें तो N2 है, मतलब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है। 2 नाइट्रोजन इसलिए कितना हो गया, 14 दूनी 28, और ऑक्सीजन कितना, 16। ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16 लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार ये चलते जाएगा। अब नाइट्रोजन सेकंड में देखें तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 16, ठीक है। N2 है तो ये हो गया 28 और O3 है, मतलब 16 दिया 48 हो गया। इसी प्रकार NO2 का अगर हम लोग बात करें तो NO2 का कितना हो जाएगा, NO2 में N का हो जाएगा 14 और O2 में कितना हो गया, 32, ठीक है। और देखें N2O5 का तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28 और ये हो जाएगा 16 पंचे 80, तो 28 और 80। इस तरह से यहाँ पे ये अलग अलग हम लोगों ने यौगिक को देखा जो दो विभिन्न तत्वों से मिलकर बने, ठीक है। अब इनके अनुपात को अगर हम लोग देखें किस तरह से गुणित रूप में रहते हैं ना, तो क्या करना, हमको एक को फिक्स करना है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का मान लो मैं फिक्स करना चाहता हूँ, ये 28, अरे ये 14 गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया ना। तो इसको क्या कर लो, बराबर कर लो, फिक्स कर लो, 28 सब में कर लो। तो ये देखो पहला वाला देखो, ये 28 तो ये भी 28, हाँ ठीक है भाई, ये 16 तो ये भी 16, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये दूसरा जो है वो 14 था, कितना था, दूसरा जो है वो 14 था, ठीक है। इसे आपको क्या करना है, इसे भी 28 बनाना है। तो कैसे बनाओगे, तो ये 14 गुणा 2 कर दो, 14 दूनी 28, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 16 गुणा 2 करना पड़ेगा, 16 दूनी 32, ठीक है। इसी प्रकार अब ये तो 28 है, मतलब ये 48, ये भी ठीक है, 28 और 48, ये 14 है, फिर इसको 28 बनाना है तो क्या करोगे, 14 दूनी 28, 2 का गुणा किए तो ये 32 दूनी 64, ये भी 64 हो गया। इसी तरह से आप करोगे, ठीक है। वैसे ये 28 है तो ये 80 है।
अब आप देखोगे क्योंकि नाइट्रोजन का फिक्स हो गया, नाइट्रोजन फिक्स है, देखो 28 28 28 28 सभी में। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये 16, ये 32, ये 48, ये 64, ये क्या हो जाएगा 80। अनुपात निकालोगे तो देखो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80। जब आप अनुपात निकालोगे तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 आएगा। इसे ही क्या कहते हैं, गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा कि गुणित अनुपात के नियम में क्या होता है, दो अगर तत्व है और वो अलग अलग यौगिक बना रहे हैं तो एक तत्व जो फिक्स है, एक तत्व का जो भार है वो हमेशा क्या होगा, फिक्स रहेगा। अगर आप उसको फिक्स नहीं है तो फिक्स कर लोगे, निश्चित कर लोगे, तो जो दूसरा तत्व जो उस यौगिक को बनाने में लगा है ना, वो हमेशा एक गुणित अनुपात के रूप में रहेंगे, गुणा के, सरल गुणक के रूप में रहेंगे। ये बात क्लियर हो गया? ठीक है, समझ आ गया सभी लोगों को? एग्जाम्पल सहित हम लोगों ने समझा है ना। तो ये 3 बेसिक नियम थे, 3 बेसिक नियम मैंने आज आपको समझाया है ना। बाकी के 2 नियम जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोनों नियम थोड़े बड़े और अलग हैं। ये 3 तो एकदम इजी नियम है, तीनों बहुत ही एकदम इजी, हद से ज़्यादा बहुत सरल नियम है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा और पांचवा इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। धीरे धीरे आप सभी पढ़ाई करो, रिजल्ट आने वाला है जस्ट यहाँ 10th क्लास का, है ना। तो 11th के लिए अगर आपने सोचा कि साइंस सब्जेक्ट लेना है तो साइंस सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे केमिस्ट्री का वीडियो तो मैंने स्टार्ट कर दिया है ना। थोड़े दिन बाद है ना टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, फिजिक्स के भी वीडियो लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहो। क्लियर है बेटा, ये आप ही का चैनल है, आप ही को आगे बढ़ाना है। अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो हमारे चैनल को, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो लेक्चर के साथ। ठीक है, जहां हम लोग व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम और गेल-लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, बी सेफ, अच्छे से रहो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो।